नमस्कार। कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान हमारी ये सबसे बड़ी जरूरतें हैं। लेकिन क्या हमारी इच्छाएं इसके बाद भी रुक पाती हैं? आज की कहानी का नायक पाहोम क्या रुक पाया? आइए आज सुनते हैं रूसी कथाकार लियो टॉल्स्टॉय की कहानी की हिंदी प्रस्तुति। कहानी का शीर्षक है 2 गज जमीन। गर्मियों का एक सुहावना दिन था जब 2 बहनें बेफिक्री से आपस में बातें कर रही थीं। उनकी बातचीत में आ रहा उतार चढ़ाव उनके उत्साह और प्यार को दिखा रहा था। बड़ी बहन जो अपने पति के साथ किसी भीड़ भाड़ वाले शहर में रहती थी, आजकल गांव आई हुई थी। वो इस समय गांव और शहर के जीवन की तुलना कर रही थी। वो पूरे विश्वास के साथ कह रही थी कि शहर गांव से बेहतर होते हैं। उसका कहना था, शहर में क्या नहीं है, एक से बढ़कर एक सुंदर कपड़े, अच्छा खाना, थिएटर में होने वाले कार्यक्रम और आराम की सभी चीजें, सब कुछ तो है वहां। गांव के बारे में उसका कहना था, गांव में लोगों का जीवन कितना धीमा, फीका और उबाऊ है। हर दिन एक जैसा जीवन तो जीते हैं गांव के लोग। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि सब कुछ जानने के बाद भी लोग इस तरह का जीवन आखिर क्यों चुनते हैं। छोटी बहन अपने पति पाहोम के साथ इस शांत गांव में रहती थी। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर सिर हिलाते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उसका पति एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। छोटी बहन ने अपनी बात रखते हुए कहा, हो सकता है दूर से गांव का जीवन उबाऊ और उदास लगे, लेकिन यहां जैसी सुरक्षा और संतुष्टि मुझे नहीं लगता शहर में मिलती है। हम सब लोग ईमानदारी से रहते हैं और अपने खेतों में भरपूर मेहनत करते हैं। हमें किसी की सफलता और खुशी को देखकर कभी भी जलन महसूस नहीं होती। हमारी ज़रूरतें साधारण सी हैं। हमारी मेहनत सार्थक होती है और हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना नहीं होती। आसपास की बुराइयां हमें ललचाती नहीं हैं। हमारा ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं जिनका खर्च हम उठा नहीं सकते। ठीक है, जीवन साधारण सा है, लेकिन हमें कोई परेशानी भी नहीं है। सब बढ़िया चल रहा है। पाहोम अब तक चुपचाप बैठा हुआ दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराते हुए उसने कहा, तुम दोनों ही कुछ हद तक सही कह रही हो। शहरों के जीवन की अपनी विशेषताएं हैं और गांव की अपनी अच्छाइयां हैं। एक बात जरूर है, गांव में काम करने वालों की कमी तो है। अगर मेरे साथ कुछ और काम करने वाले होते तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती। साक्षात शैतान भी अगर आ जाता तो मैं उससे निपट लेता। अगर आदमी के पास पर्याप्त जमीन हो तो वो अपने परिवार के साथ पूरी आजादी और बिना किसी चिंता के मजे से रह सकता है। उसी समय वहीं पर कोने में शैतान भी बैठा हुआ था। वो इनकी बातें सुन रहा था। मुस्कुराया और मन ही मन बोला, चलो देखा जाए इसको सच में कितनी जमीन चाहिए, इसकी एक परीक्षा लेते हैं। इस बातचीत के कुछ ही दिन बाद पास में ही रहने वाली एक अमीर औरत ने अपनी कुछ जमीन बेचने का निर्णय लिया। गांव के लोग और जमीन तो चाहते ही थे। उन्होंने अपनी बचत और दूसरे स्रोतों से पैसा जमा किया और जमीनें खरीदी। पाहोम ने भी अपनी जमा पूंजी निकाली और सोच समझकर एक अच्छा सा जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। उसने इस जमीन में खूब मेहनत की, अनाज उगाया और जानवर पाले। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और अपनी फसल और जानवरों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। पहली बार उसे स्वतंत्रता का मजा सही मायनों में मिल रहा था। अब उसे महसूस हो रहा था कि वो अपने परिवार का लालन पालन इत्मीनान से कर सकता है। गरीबी का डर धीरे धीरे उसके दिमाग से निकल गया था। शुरू शुरू में पाहोम संतुष्ट दिखाई देता था। अब आप तो जानते ही हैं, मानव बहुत लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रह पाता। कुछ ही समय के बाद उसके अड़ोसी पड़ोसी उसके साथ झगड़ा करने लगे। पड़ोसियों के जानवर उसके खेत में घुस जाते और पैरों से कुचलकर उसकी मेहनत से बोई हुई फसलों को नुकसान पहुंचा देते। वो इन जानवरों को अपने खेत से खदेड़ देता और अपने नुकसान की भरपाई की बात कहता। फिर क्या था, दोनों पक्षों में तनातनी रहने लगी।
पड़ोसियों के साथ सुबह से ही वो बहस में उलझ जाता था और शाम होने तक चिंता में घिरा रहता। हर दिन कोई ना कोई नया मसला सामने आ जाता। एक दिन अपने निचले होंठ को दांतों से भींचकर वो सोच रहा था, अगर मेरे पास कुछ और जमीन होती तो मैं उसके चारों तरफ एक अच्छी तरह से बाड़ लगाकर आराम से खेती करता। इन सब झगड़ों से मेरा पीछा छूटता। हालांकि उसकी जमीन उसे भोजन, काम और सुरक्षा प्रदान कर रही थी, लेकिन वो उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। उसकी संतुष्टि अब कम हो रही थी और रह रहकर उसका ध्यान उन जमीनों की तरफ जाने लगा जो उसकी नहीं थीं। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन दूर किसी गांव का एक किसान घूमता हुआ इनके गांव में पहुंचा। वो बहुत खुशमिजाज आदमी था और दूर दूर के इलाकों के मजेदार किस्से सुनाता था। एक दिन रात को खाना खाते समय उसने बताया कि वोल्गा नदी के उस पार जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है। वो कह रहा था कि खेत बहुत बड़े और चौड़े हैं और वहां के लोग भी बहुत भले हैं। उसने बताया कि वहां रहने वालों को बाश्किर कहते हैं। उसने कहा वो लोग बहुत सीधे साधे हैं, उनकी जमीनें मीलों तक फैली हुई हैं। कोई भी वहां पर जितनी चाहे उतनी जमीन ले सकता है। ना तो किसी तरह की कोई सीमा है, ना कोई टैक्स है और ना कोई झगड़ा। पाहोम का दिमाग चौकन्ना हो गया। मीलों तक फैली जमीन। पूरे दिन वो इसी बारे में सोचता रहा। वो सपनों में दूर दूर तक फैली हुई जमीन को देख रहा था। वो देख रहा था कि जमीनों के बाद जंगल थे, एक छोटी सी नदी थी जिससे खेतों में सिंचाई की जा सकती थी। बड़े बड़े चारागाह थे और पहाड़ों के ढलानों पर फलों के बागीचे थे। अगले ही दिन उसने ये निर्णय कर लिया कि वो अपनी यहाँ की जमीन को अब छोड़ देगा। उसने जल्दी ही अपनी जमीन को बेचकर उससे छुटकारा पाया, अपना सामान बांधा और अपने परिवार के सदस्यों के साथ उस इलाके की तरफ चल पड़ा जहां बाश्किर रहते थे। वहां पहुंचने के बाद उसने वहां के बाशिंदों से अपने लिए कुछ जमीन खरीद ली। जमीन बहुत ही उपजाऊ थी, खेत बड़े और चौड़े चौड़े थे और उनके बीच से एक छोटी सी नहर भी बहती थी। पाहोम ने वहां पर बुआई की, अपने जानवरों की सेवा की और कुछ ही समय में उसके खेत में फसल लहलहाने लगी। उसे बड़ा सुकून मिल रहा था, लेकिन ये सुकून अधिक देर तक नहीं चल पाया। उसने देखा कि पड़ोसी किसान के पास जो खेत हैं वो तो कई गुना बड़े हैं। उसके अंदर जलन का भाव जन्म लेने लगा। वो अपने खेतों के पास जाकर खड़ा हो जाता और सोचता, उन लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है जबकि मेरे पास बहुत कम है। अगर मुझे उनके बराबर जमीन मिल जाए तो आनंद ही आ जाएगा। एक शाम एक व्यापारी उस गांव से गुजरा। पाहोम से बातचीत के दौरान बाश्किर लोगों के बारे में व्यापारी ने कई रोचक बातें बताईं। उसने बताया कि वो लोग बहुत ही सरल लोग हैं और उनके पास इतनी जमीन है कि उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। उसने कहा, अगर तुम उनके साथ इज्जत से पेश आओ और उनके लिए छोटा मोटा उपहार लेकर जाओ तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो खुश हो जाएं तो ये भी कह सकते हैं कि एक दिन में तुम पैदल चलकर जितनी जमीन नाप लोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। पाहोम की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। घर पहुंचकर उसने उपहार जुटाने शुरू कर दिए। चाय पत्ती, शराब, तंबाकू और कुछ सुंदर कपड़े उसने जमा कर लिए। एक दिन वो ये उपहार लेकर बाश्किर लोगों के पास पहुंचा। जहां वो लोग रहते थे वहां का माहौल अलग ही किस्म का था। उनके तंबू रंग बिरंगे कपड़ों से सजाए गए थे और बच्चे किलकारी भरते हुए इधर उधर भाग रहे थे। उनके घोड़े चारागाहों में स्वतंत्र होकर घास खाने में मगन थे। उन लोगों ने पाहोम का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसके उपहारों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे घोड़ी के दूध से बने स्वादिष्ट व्यंजन भी खिलाए। वो लोग गा रहे थे, हंस रहे थे और उसको खुश करने के लिए खूब आवभगत कर रहे थे। आखिर में उसे बाश्किर लोगों के सरदार के पास ले जाया गया। सरदार रौबदार व्यक्ति था। उसके कपड़े सुंदर लेकिन शालीन किस्म के थे। पाहोम ने सरदार को जमीन की अपनी इच्छा के बारे में बताया। सरदार ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसने कहा,
देखो, तुम हमें 1,000 रूबल दो, उसके बाद तुम एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन नाप लोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। तुम जहां तक जा पाओगे वहां पर फावड़े से निशान बना देना। शर्त यह है कि तुम्हें सूरज के ढलने तक उस जगह पर पहुंचना होगा जहां से तुमने चलना शुरू किया था। अगर तुम शाम तक नहीं पहुंचे तो ना तो तुम्हें जमीन मिलेगी और ना ही पैसे वापस होंगे। पाहोम की आंखें खुशी से चमक उठी। वो सैकड़ों एकड़ जमीन के बारे में सोच रहा था जो उसकी आंखों के सामने थी। ये उपजाऊ जमीन उसकी होने वाली थी और उसमें वो अपनी फसलें उगाने वाला था। पाहोम उस रात ढंग से सो भी नहीं पाया। बाशकिर सारी रात आग के चारों तरफ नाच गा रहे थे और खा पी रहे थे। उनकी हंसी से चारों तरफ का वातावरण खुशनुमा हो गया था। पाहोम जागता हुआ सपने देख रहा था। उसे उपजाऊ जमीन, बल खाती नदी और उनके आगे की छोटी पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। ये सब उसका होने वाला था। उसकी कल्पना में चारागाहों में घूमते अनेक मवेशी थे, फलों से लदे बाग थे और दूर तक फैली काली उपजाऊ जमीन थी। उसके दिमाग में खेतों की नपाई और उनका स्वामित्व ही घूम रहा था। वो बार बार खुद से कह रहा था, मेरे पास सबसे ज्यादा जमीन होगी, कोई भी मुझे अब पीछे नहीं छोड़ पाएगा। मैं अब पूरी तरह से सुरक्षित और परेशानियों से आजाद हो जाऊंगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही सभी बाशकिर लोग एक छोटे से टीले के पास जमा हो गए। सरदार ने जमीन पर एक मुलायम रोएदार टोपी रख दी और यही वो जगह थी जहां से पाहोम को जमीन नापना शुरू करना था। पाहोम ने अपना फावड़ा उठाया और एक लंबे दिन के लिए कमर कस ली। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ, उसने पैदल चलना शुरू कर दिया। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी और उसमें ओस की महक थी। वो तेजी से चल रहा था और जमीन नापता जा रहा था। चारों तरफ फैली उपजाऊ जमीन पर उसका हर कदम उसे उत्साह से भर देता था। वो सोच रहा था, यहां अभी क्यों रुकना है? सामने के चारागाह, पहाड़ी और उसके पीछे के झरने तक तो मैं आराम से जा सकता हूं। ये तो कुछ भी दूरी नहीं है। दोपहर से पहले ही वो काफी जमीन पैदल पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे, लेकिन वो ये सब भूल कर चल रहा था। उसे अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के अलावा और कुछ भी याद नहीं था। जैसे जैसे सूरज आसमान में चढ़ रहा था, पाहोम और तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसने एक हरे भरे चारागाह, एक छोटी सी पहाड़ी और उसके बाद उपजाऊ भूमि के एक बड़े हिस्से को पार कर लिया था। अब उसे मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा था। दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जमीन का हर उपजाऊ मैदान उसको आगे बढ़ने के लिए ललचा रहा था। वो कुछ देर के लिए रोटी खाने और पानी पीने के लिए रुका, लेकिन उसका दिमाग जमीन के अगले टुकड़े की तरफ था। उसने सोचा, मुझे सामने दिख रहे जंगल, छोटी सी घाटी और उसके बाद के चारागाह तक तो जाना ही है। समय बीत रहा था, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। उसके हर कदम में अब थकावट और जल्दबाजी दोनों दिखाई दे रहे थे। दोपहर हो चुकी थी और अब सूरज पश्चिम की ओर अपना रुख कर रहा था। पाहोम ने पीछे मुड़कर उस पहाड़ी की ओर देखा जहां से उसने चलना शुरू किया था। वो अब बहुत दूर दिखाई दे रही थी। वो डर सा गया। उसने खुद से कहा, बहुत हुआ, अब मुझे वापस चलना चाहिए। उसके पैरों में तेज जलन हो रही थी, छाती दुख रही थी और चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। लेकिन उसके सामने काली मिट्टी वाली उपजाऊ जमीन का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ था। सावधानी के ऊपर इच्छा की जीत हुई। जमीन के आखिर में पहुंचकर उसने फावड़े से निशान बनाया और फिर वापसी की राह पकड़ी। सूरज अब नीचे जाने लगा था। जमीन पर पड़ने वाली छाया अब लंबी हो गई थी। पाहों पत्थरों और सूखे पेड़ों की जड़ों पर चलते हुए लड़खड़ा रहा था। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे पा रहा था, लेकिन वो बड़बड़ाया, अगर मैं टोपी तक नहीं पहुंच पाया तो मैं सब कुछ खो दूंगा।
मेरी जमीन, मेरा पैसा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो अब भाग रहा था, लड़खड़ा के गिर रहा था और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर डगमगाता हुआ चल रहा था। उसे लग रहा था कि उसके सिर में खून का दौरा बढ़ गया है। उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी और छाती धौंकने की तरह चल रही थी, लेकिन वो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसका दिल मायूसी से भर गया था। पहाड़ी के ऊपर खड़े बाशकिर लोग उसे देख रहे थे, वो उसे हाथ हिला रहे थे और उसका हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ पाहोम के लालच और मूर्खता पर हल्के हल्के हंस भी रहे थे। सूरज अब डूबने ही वाला था। पाहोम जमीन पर पड़ी टोपी के एकदम पास था। उसने शरीर की पूरी ताकत लगा दी और टोपी को अपने हाथों से पकड़ लिया। वो बिल्कुल सही समय पर पहुंच गया था, लेकिन उसके शरीर पर उसकी सहन शक्ति से कहीं ज्यादा बोझ पड़ चुका था। जमीन पर पड़े पाहोम को लोगों ने सावधानी से उठाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो अपनी मंजिल तक जिंदा पहुंच गया था, लेकिन उसका शरीर अंदर से मर चुका था। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए। बाशकिर के सरदार ने पाहोम के लिए कब्र खोदने का आदेश दिया। उसे दफना दिया गया। उसे आखिर कितनी जमीन चाहिए थी? सच बात तो यह है, उसकी कुल जरूरत थी 2 गज जमीन। दो गज जमीन। अभी आपने रूसी भाषा के कथाकार लियो टॉल्स्टॉय की यह कहानी सुनी। क्या वास्तव में जीवन की यही सच्चाई है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।